अरे कहाँ हुआ रे? हाँ? अरे कहाँ हुआ रे? सीतापुर गांव में दो लड़कियों की लाशें एक पेड़ से लटकी हुई मिलती हैं। ये एक सुसाइड केस भी हो सकता था और एक मर्डर केस भी, लेकिन दोनों ही सूरतों में ये बहुत चौंका देने वाला एक डरावना सच था। आज की ये कहानी बच्चों और उनके माता पिता सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गांव हो या शहर, इस तरह की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। इसके लिए हम सबको मिलकर इन वारदातों पर रोक लगानी होगी और खासकर माता पिताओं को इसमें खास भूमिका निभानी होगी। आइए देखते हैं हमारा आज का ये केस। दीपा और आशा का कमरा यही है? जी। कोई नोट या मैसेज नहीं छोड़ा उन्होंने? नहीं जी, ये हमारी पत्नी है और वो हमारा बेटा विनोद। आप लोगों ने आखिरी बार दीपा और आशा को कब देखा? कल रात खाना खाने के बाद 10:30 बजे के करीब। सर इनके घर में पीछे की तरफ भी एक दरवाजा है। ठाकुर साहब, एक बात बताइए, क्या आपके घर के लोगों का अपने घर के इस पिछले दरवाजे से भी आना जाना है? जी, लेकिन बहुत कम। सर ये भी तो हो सकता है कि वो रात को इसी रास्ते से निकली हो और किसी को पता भी ना चला हो। आप लोग अपने आप को क्या समझते हैं? अरे हमारी बिटिया रात को इस दरवाजे से बाहर क्यों जाएंगी? देखिए ठाकुर साहब, मैं समझाता हूं आपको। आप लोगों के बेडरूम घर के आगे की तरफ है और आपके घर का ये पिछला दरवाजा आपके बेडरूम से इतनी दूर है कि अगर कोई आपके घर का सदस्य चुपके से बाहर आना या जाना चाहे तो इस दरवाजे का इस्तेमाल कर सकता है। और यह भी हो सकता है कि दीपा और आशा इस दरवाजे से चुपके से बाहर गई हो कि उसका कोई जानकार इस दरवाजे से अंदर आया हो और उन्हें बाहर ले गया हो। इंस्पेक्टर साहब, इस गांव के मुखिया हैं हम। किसी का मजाल नहीं है हमारे घर की तरफ देख भी ले। आप तो आने जाने का बात कर रहे हैं। तो हो सकता है उन दोनों ने खुद अपनी जान ली हो। कोई टेंशन थी उन्हें? इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर में सब कुछ नॉर्मल रहता है, और रही बात घर संभालने की, तो बहुत अच्छे तरीके से आता है हमें। इस हादसे को देखकर तो नहीं लगता ऐसा। खैर, उन दोनों को किसी तरह की कोई टेंशन थी या किसी से उनका लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या फिर ठाकुर साहब आपकी किसी से कोई दुश्मनी हो? साहब, पानी। कह रहे कोनो काम वक्त पर नहीं करता है। पानी नीचे रख। मुर्गा बने आप। साहब, मुर्गा बन, रख पानी नीचे। नहीं साहब, हमरा कोनो से कोई दुश्मनी नहीं। सर ये माया देवी तो अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रही है। हरदोई थाने फोन करके लेडी कांस्टेबल का स्टेटस मालूम किया, क्योंकि बिना लेडी कांस्टेबल के हम बॉडीज को नीचे नहीं उतार पाएंगे। राइट सर। योगेश, ये क्राइम सीन की फोटोग्राफ देखकर ऐसा लगता नहीं कि इन दोनों लड़कियों ने फांसी खुद लगाई होगी। वो कैसे सर? इस पिक को ध्यान से देखो। दोनों के गले में जैसे फांसी लगी हुई है और फंदे पे जो गांठ लगी हुई है, खुद फांसी लगाने वाला इस तरह की गांठ लगा ही नहीं सकता। मतलब ये था, खुद फांसी लगाने वाला पहले रस्सी के एक सिरे को अपना एक हाथ में पकड़ेगा, दूसरे हाथ से वो इस तरह से पेड़ पे डालने की कोशिश करेगा। खुद फांसी लगाने वाला इस तरह से फंदा बनाएगा। ये, अब कुर्सी इधर रखो, यहां पकड़ो जरा कुर्सी, यहां सामने आके। इस तरह से फंदा उसने अपने गले में डाला होगा, कुर्सी पैर से नीचे से खिसकाई। आया समझ में? सर वो दोनों बॉडी भी तो हमको ऐसी मिली है। यही तो मैं कह रहा हूं योगेश, अगर ये दोनों का आत्महत्या का मामला होता तो घर में लगे पंखे से भी की जा सकती थी। घर से बाहर निकलकर चबूतरे पे पेड़ पे लटकने की क्या जरूरत थी? सर अगर हम ये मान लें कि मर्डर है तो दोनों को मारने का रीजन क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है
तो रात में बाहर गई क्यों? यही तो पता लगाना है। या तो फिर कोई उनका जानकार उन्हें किसी बहाने पिछले दरवाजे से बाहर ले गया, या वो खुद पिछले दरवाजे से बाहर निकल कर आए। हो ना हो, इसमें घर में से ही किसी सदस्य का हाथ हो सकता है। ब्रजेश जी का परिवार का गांव में बहुत इज्जत है साहब, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं, पता नहीं कहाँ हो गया। अच्छा एक बात बतलाइए, ये ब्रजेश जी की बेटियां कैसी थी? साहब, दो लड़कियां तो बहुत अच्छी थी और उनका कोई दोस्त सहेली भी नहीं था, और दोनों वैसे भी घर से ज्यादा बाहर निकलती कहाँ थी। ठीक है सर। सर हरदोई पुलिस स्टेशन में एक ही फीमेल कांस्टेबल है और वो भी छुट्टी पर गई है। उनसे बोलो जैसे ही वो छुट्टी से वापस आए हमें इन्फॉर्म करें। सर ये ब्रजेश के परिवार का भी समझ में नहीं आ रहा, सारा गांव उसके बारे में तारीफ कर रहा है। अब या तो ब्रजेश बहुत अच्छा है या फिर उसका गांव उससे डरता है। सर फिर ऐसे में आशा और दीपा के बारे में हमसे कौन बात करेगा? कोई तो होगा जो दीपा और आशा से बात करता होगा। सर पता चला है कि ब्रजेश के गांव के दर्जी से आशा और दीपा के कपड़ों को लेकर बहस हुई थी। हाँ वो दोनों यहाँ आती थी साहब। क्या है ना, हम ही एक लेडीज टेलर है पूरे गांव में, तो किसी को भी कपड़ा सिलवाना होता है तो हमारे पास ही आती है। ये दीपा और आशा को तो आप जानती ही होंगी, दोनों बातचीत करने में कैसी थी? सोच क्या ही हो क्या बनवाना है? बहुत कुछ सोच कर रखे हैं, तुम देखो। इसको थोड़ा और नीचे कीजिए ना। हाँ इतना कीजिए। अरे बाप रे बाप, तुम पागल हो गई हो, इतना डीप गला पहनोगी? तुम देखो ना हम कितना अच्छा बनवाएंगे इस बार, सब देखते रह जाएगा। दीदी इसको थोड़ा टाइट कीजिए। हाँ दीजिए ना, कीजिए। पगला गई हो तुम, तुम्हारा माथा खराब हो गया, तुम इतना टाइट सूट पहनोगी? तुम देखना अगर अच्छा नहीं लगेगा तो हम बदलवा देंगे, पूरा गाँव देखता रह जाएगा, इतना अच्छा लगेगा। और थोड़ा टाइट कीजिए। हाँ इतना ले जाइए, बस इतना। तुम पिटवा दोगे। देखिए अगर अच्छा नहीं बनेगा तो हम पैसे नहीं देने वाले आपको। और नीचे में लेस लगा दीजिएगा, हम एकदम चाहते हैं कि हम टीवी हीरोइन जैसे दिखे, इसका एकदम चिकना सा पेट और मोर जैसी चाल हो। एक दिन ठाकुर साहब हमारी दुकान पे आए थे। ये क्या भद्दा कपड़ा सी दी है? क्या हुआ ठाकुर जी? आपको पता नहीं चला आपने क्या किया है? हमारा बिटिया लोगों का सूट सिला आपने, इतना छोटा छोटा बाजू, गला इतना लंबा, टाइट कपड़ा, इसको पहन करके गांव में घूमेगा तो नंगा नहीं दिखेगा। कपड़ा जल्दी से ठीक करके घर भिजवाइएगा, नहीं तो दुकान में धुआं भर देंगे, समझ गए ना? ये सब हुआ कब? 4 दिन पहले साहब, जब आशा अपने पति के घर से वापस आई थी। ये आशा शादीशुदा थी क्या? हाँ साहब। तो अपने घर वापस क्यों नहीं गई वो? नहीं पता साहब। कमाल करते इंस्पेक्टर साहब आप। अरे हमारी बिटिया थी, वो कुछ भी पहने, किसी को क्या लेना देना? अरे चुप हो जाइए ना आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आशा की शादी हो चुकी है? इसमें बताने वाली कौन सी बात थी, सब लोग जानते थे कि वो कुछ दिनों के लिए मायके आई थी। तो फिर आशा के ससुराल से कोई दिखाई क्यों नहीं दिया? आशा का पति कहां पर है? इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको जांच ही करना है ना तो बाहर जाके कीजिए ना, कातिल तो आपको बाहर मिलेगा। आप बार बार जैसे घर में घटना घटा है वहीं आ जाते हैं। आप लोगों का कुछ काम है नहीं, बस यही रह गया। करे किसने मंगाया पानी? वो साहब हम जाते हैं। और देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आपसे ये मामला नहीं संभलता हो तो हमें बता दीजिए, हम कुछ इंतजाम कर लेंगे। देखिए साहब, हमारा परिवार ऐसा ही बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। वो देखने में ऊपर से सख्त जरूर है, लेकिन अंदर से बहुत दुखी है। बहुत प्यार करते थे अपने बिटिया से। आप यही जानना चाहते हैं ना कि उस दिन दर्जी के यहाँ से कपड़ा आया तो क्या हुआ? छोड़ ना दीपा, सुन ना, आपसे बात करने दे। अम्मा ये क्या करवा दिया आप हमारा कपड़ा का? हाँ हम ऐसा कपड़ा पहनेंगे? ये ढीला ढाला एकदम झोला माफिक। हाँ अम्मा हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। क्या झोला ही सा? झोले से कपड़ा है, एक नंबर कपड़ा है। गांव की जितनी लड़कियों को देखो सब ऐसे ही कपड़ा पहनती है, और तुम दोनों पे कपड़ा बहुत जचेगा, बहुत, समझी? यही कपड़ा तुम लोग को पहनना है। तुम पहनो ये कपड़ा, समझे? चलो आशा। देख रही हो अम्मा, दिन पर दिन लोगों का नौटंकी बढ़ते चल जा रहा है। ये नहीं पहनेंगे वो पहनेंगे। अरे बाप रे बाप, ए दीपा क्या कर दी? तुम सच में कपड़ा जला दिया। अम्मा को पता लगेगा ना तो तुमको पता नहीं है क्या कर देगी। अब हम इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे, हम वही करेंगे जो हमारा मन करता है। क्या हो रहा है ये सब? अरे बोलते क्या नहीं? कपड़ा जला रहे हैं जो आप बिगाड़ के लेकर आए थे।
मोहब्बत नहीं। अरे ठाकरों की बिटिया हैं तो खून तो बाल मारेगा ही ना। तुम दोनों दूसरा कपड़ा बनवा लेना, बढ़िया आशा। हाँ, पर पहले जैसा नहीं। हाँ, बस यही सब था हमारे बीच। दीपा की भी शादी हो चुकी थी क्या? हाँ, वो दीपा के लिए भी लड़का देख रहे थे, लेकिन आशा की शादी पहले तय हो गई तो पहले कर दी। और ये आशा की ससुराल कहां पर है? बलियापुर। सुनील आप ही हैं? हाँ सर। सुनील, हमें आपकी बीवी आशा के बारे में आपसे कुछ बातें करनी है। आशा क्या हो सर? क्यों, आपको नहीं पता? आपकी बीवी आशा अब नहीं रही। क्या? क्या हुआ उसको? क्यों, आपके ससुराल वालों ने आपको खबर नहीं की? नहीं सर। दरअसल हमें दीपा और आशा की लाशें गांव में पेड़ से लटकी मिली। सुनील, आपको क्या लगता है, क्या दीपा और आशा की कोई ऐसी मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से ये सब हुआ? हमको नहीं पता सर, लेकिन अभी 2-3 दिन से हमारी बात भी नहीं हो रही है। क्यों? अब क्या बताएं सर, जब से ब्याह की आई थी ना, सारा घर सर पे उठा रखा था। जब देखो हमसे और हमारे बेटे से लड़ती ही रहती थी। गरम गरम पूरी, छोला के साथ पूरी बहुत अच्छा लगता है। और हमारी बड़ी अम्मा तो एक नंबर छोला बनाती हैं। उसको धीमा धीमा आके पकाएगा ना तो बहुत अच्छा बनता है, हबर दबर करेगा ना तो एकदम सब गड़बड़ हो जाता है। हाँ। अरे हाँ हाँ, सिर्फ तुम्हारी बड़ी माँ ही तो छोले बनाती है, हमें थोड़ी कुछ करना आता है। अरे हमें और भी काम होते हैं, समझी तुम, ऑफिस भी जाना होता है। जब देखो बड़ी माँ बड़ी माँ बड़ी माँ। माँ जी, आप ना हमारी बड़ी अम्मा के बारे में कुछ मत कहिए। हम तीनों भाई बहन को ना अकेले पाला है उन्होंने, और ये ना कोई आसान काम नहीं होता है। अरे तुम्हारी बड़ी माँ ने तुम तीनों भाई बहनों को पाला है तो हमने भी पाला है। मैंने भी बेटा जना है, उसे पाला है, जिसके बलबूते पे तुम ऐश कर रही हो, समझी? देखिए अम्मा जी, आप इसलिए हम फैसला कर लिए थे सर, इस बार कुछ हो जाए हम उसको लाने नहीं जाएंगे। लेकिन एक दिन ब्रजेश जी फिर ऑफिस पर आ गए। बार बार तुम्हारा वकील बन करके तुम्हारा झगड़ा नहीं छुटा सकते। अरे तुम्हारा बीवी है, तुम सवाल हो ना। बाबूजी, बात तो ये है कि आपकी बेटी को बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं। बहुत अच्छा शिक्षा दिया है हमने अपनी बिटिया को। अरे तुम्हारी मर्दानगी में कमी अपने साथ रखने में उसको बात करता है। ये कब की बात है? 2-3 दिन पहले की बात है सर। सुनील, हमें लग रहा है कि दीपा और आशा की हत्या में कहीं ब्रजेश जी के परिवार में से ही तो किसी का हाथ नहीं है। आपको किसी पे शक है? नहीं सर, लेकिन पूरा गांव वाला जानता है सर कि घर में सबसे गुस्से वाला कौन है। कौन है? सर, हम नाम तो नहीं ले सकते, आप पूछिए अगल बगल जाकर, आपको पता चल जाएगा। सर, आपका शक हमें सही लग रहा था। कातिल ब्रिजेश की फैमिली में से कोई हो सकता है। सुनील भी तो नाम लेने से घबरा रहा था। हाँ योगेश, लेकिन सिर्फ हमारे सोचने भर से हम ब्रिजेश या उसके परिवार पे इल्जाम नहीं लगा सकते। यह भी तो हो सकता है सुनील ने हमारी हाँ में हाँ मिला दी हो। सर, हमको किसी को तो ढूंढना ही होगा जो हमसे ब्रिजेश के परिवार के बारे में खुल के बात करे। एक काम करो कि दीपा और आशा की कॉल डिटेल्स निकलवाओ, पता करो दोनों बहनें मरने से पहले किस किस से बातें करती थी। सर, कितने बार कह दिए हैं, जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता तब तक इनका लाश नीचे नहीं उतरेगा। हाँ हाँ, नहीं उतरेगा, हम लोग नहीं ले जाने देंगे। सुनिए हैं, ए शंभू जी, कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं साहब। बैठिए, हम छोड़ देते हैं आपको। नहीं साहब, हम चले जाएंगे। बिठाइए योगेश इनको। हाँ सर। साहब, हमें कहाँ ले जा रहे हैं? हम कहीं नहीं लेके जाएंगे, आइए बैठिए। चलिए। साहब, घर में सबसे गुस्सेले तो विनोद बाबू ही है। आए दिन किसी न किसी के साथ मारपीट करते रहते हैं। कुछ दिन पहले वो पीसी वाले कमलेश को कूट दिए थे। ये विनोद का दीपा और आशा के साथ भी झगड़ा हुआ था। काहे तोड़ देंगे वो पैर? हाँ, बाबूजी सारा दिन बैठ के समाचार सुनते रहते हैं। अरे उस पे कोई नाच सकता है क्या? पता है, तुम्हारे इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारा मंगेतर ने तुम्हें छोड़ा होगा।
किसी पागल लड़की के साथ कौन आना चाहेगा? बेहुदा, हाँ तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ दीपा से ऐसे बात करने का? माफी मांगो तुम अभी। हम मांगे माफी? दोबारा ना इसको हाथ मत लगाना। तुम दोनों को देख लेंगे हम। बहुत तेज बन रही हो ना। अच्छा, ये दीपा के मंगेतर का नाम क्या है? साहब उसका नाम हरीश है, वो धर्मपुर का रहने वाला है। ठीक है, तुम जा सकते हो। योगेश, इस केस का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोज कोई ना कोई एक नाम इस केस से जुड़ता चला जा रहा है। सर हमने पता लगा लिया है, विनोद अक्सर गांव के देसी ठेके पर बैठा रहता है। और सर हरीश से भी बात हो गई है, वो किसी काम से शहर से बाहर गया है, कल आ जाएगा। सर पूरा विनोद। विनोद, तुमसे कुछ बात करनी है। बैठिए। यहाँ बात नहीं कर सकते हैं, बहुत शोर है यहाँ। कोई चिल्लम चिल्ली नहीं। बहुत रौब है तुम्हारा। ठाकुर है इंस्पेक्टर साहब, कुछ कर सकते हैं। कुछ भी? जैसे पीसीओ वाले को मारना, यहाँ तक कि अपनी दोनों बहनों का कत्ल तक कर देना। लगता है आपको कोनो गलतफहमी हो गया है। कमलेश कान भरा है आपका। कमलेश ने हमें कुछ नहीं बताया। हमें पता चला था कि तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। हाँ, लेकिन उसके पीछे एक कारण था। क्या देख रहे हो बे? इधर क्या हुआ? क्या कर रहा है? विनोद छोड़ना। सर, कोनो गलत बात होता है ना तो अजीब लगता है, दिमाग झंझना जाता है, गुस्सा लगता है, पर इतना भी नहीं कि हम अपनी सगी बहन को मार दें। पुलिस के सामने कई उलझने थी। वो चाहते थे कि केस जल्द सुलझ जाए, लेकिन अपनी बेटियों के गम में न्याय की मांग करती माया देवी ऐसा करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी। दीपा हमें बहुत पसंद थी सर। अरे हमने तो शादी की तारीख भी फिक्स कर दी थी। तो फिर सगाई काहे तोड़ दी तुमने? सगाई हमने नहीं, दीपा ने तोड़ा था। हरीश, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। सच बात तो ये है कि हम किसी और से प्यार करते हैं, आपसे शादी नहीं कर सकते। अब लड़की है तो सगाई तोड़ भी नहीं सकते, माँ की बहुत बदनामी हो जाएगी। तो अच्छा यही होगा कि आप ही ये रिश्ता तोड़ दीजिए। आप समझ रहे हैं ना हम लोग क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं? तोड़ दीजिए ना सगाई। यही सच है सर। तो ये बात देवकी जी ने हमसे काहे छुपाई? अरे लड़की वाले हैं ना, और बदनामी से बचने की कोशिश तो सभी करते हैं। अच्छा, दीपा जिस लड़के से प्यार करती थी उसका जिक्र किया था उसने कभी तुमसे? नहीं सर। सर दीपा और आशा के कॉल रिकॉर्ड्स में सब कुछ नॉर्मल है। उस रात को 11 बजे उन्हें किसी का फोन नहीं आया था। एक बात और सर, आशा जब अपने ससुराल में थी तो वहां से दीपा को सुनील के मोबाइल से कॉल आते थे। हाँ, तो हो सकता है उसे आशा फोन करती हो। और सर कभी कभी तो लेट नाइट पर भी फोन किए गए हैं। बहनें भले कितनी क्लोज क्यों ना हो, लेकिन रोज रात को इतनी क्या बातें होगी करने के लिए? योगेश, ये भी तो हो सकता है कि दीपा को कॉल आशा के ना आकर के आशा के हस्बैंड सुनील के आते हो, और अभी तक हम गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। हो सकता है आशा को दीपा और सुनील के बारे में पता चला हो और दीपा और आशा के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ। इस झगड़े के दौरान दीपा का खून हो गया हो। सर सुनील और दीपा के बीच में अगर अफेयर था भी तो मिलते तो जरूर होंगे। एक काम करो, सुनील के ऑफिस जाकर पता करो, क्या सुनील रोज ऑफिस आया करता था या फिर उससे ऑफिस में कोई मिलने आया जाया करता था। ओके सर। सर एक बात और, कि दीपा ने पिछले हफ्ते किसी मनीराम नाम के आदमी को कॉल किया था, भी 4 से 5 बार। योगेश, मनीराम कहीं वही आदमी तो नहीं जिसका जिक्र करके दीपा ने हरीश से सगाई तोड़ दी थी? ये कॉल रिकॉर्ड्स में मनीराम का एड्रेस कहां था?
हुआ सर? ये मनीराम कहाँ गया, कुछ मालूम है आपको? नहीं सर, 2 दिन से वो लोग तो दिखे नहीं। तो ब्रजेश की जो बेटी है दीपा, जी। वो कभी मनीराम से मिलने के लिए आई थी क्या? नहीं सर, कभी देखा नहीं। ठीक। सुनील जी, आपकी पत्नी आशा के घर पर होने के बावजूद भी आप देर रात तक दीपा से बात करते थे। सर वो घर वाला फोन हमको ऑफिस से मिला है और आशा उससे घंटों बतियाते रहती थी। आशा, 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 अरे मेरी शर्ट कहाँ है यार? मेरी शर्ट कहाँ है? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। अरे वहीं पे रखा है, ले लीजिए। हाँ, बैठे रहो और बतियाते रहो बस। अरे कुछ नहीं, छोड़ो ना, वो शर्ट मांग रहे थे, जाके ले लेंगे। पहले हमको शक हुआ कि उसका कहीं अफेयर है, लेकिन बाद में पता चला कि वो अपनी बहन दीपा से बातें करती थी। तो सुनिए। जी सर। ये सुनील डेली ऑफिस आते हैं क्या? जी सर, हर रोज आते हैं। अच्छा, इनसे कभी कोई लड़की मिलने आई है क्या? नहीं सर, आज तक कोई लड़की तो नहीं आई इनसे मिलने। सर, ये भी तो हो सकता है कि सारा काम हरीश ने किया हो। सर, दीपा ने सगाई तोड़ी थी तो हरीश का ईगो हर्ट हुआ था, तो उसने दीपा को मारना चाहा और बीच बचाव में आशा आ गई और उसी बीच बचाव में आशा भी मारी गई। योगेश, फिलहाल तो तुम साइबर सेल वालों से कहो कि वो मनीराम के फोन को ट्रेस करें। जैसे ही उसके बारे में कुछ पता चले हमें इन्फॉर्म करें। सर, बलियापुर थाने से एक महिला पुलिस मिल गई है। गुड। योगेश, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। सर, हमें आपसे कुछ बात करनी है। सर, ये हरीश है, दीपा का मंगेतर। क्या बात करनी है हरीश? सर, अब तक तो मैं दीपा और आशा के मौत की वजह से चुप बैठा था, लेकिन अब हमें हमारे गहने वापस चाहिए। कैसे गहने? जो गहने हमने सगाई के वक्त दीपा को दिए थे। तो ये बात तुम हमसे क्यों कह रहे हो? जाकर ब्रजेश और उनके परिवार से कहो। हम उनके घर गए थे, लेकिन वे कह रहे हैं कि गहने उनके पास है ही नहीं। एक काम करो, उन गहनों की रसीद या लिस्ट वो हमें दे दो। ठीक है सर। ठाकुर साहब, आप लोगों से कुछ बात करनी है। माया देवी दिखाई नहीं दे रही। वो अपना मायके गई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। दरअसल हरीश ने कंप्लेंट लिखवाई है। दीपा की सगाई में जो उसने गहने दिए थे आप लोग उन्हें लौटा नहीं रहे। इंस्पेक्टर साहब, हमने हरीश को कितनी दफे समझाया था कि दीपा के पास कोई गहना वहना नहीं था। सर, ये हरीश झूठ काहे बोल रहा है हमसे? योगेश, ऐसा भी तो हो सकता है कि दीपा ने ये बात अपनी फैमिली से छुपाई हो। एक काम करो, तुम्हारे पास मोबाइल में उन गहनों की जो तस्वीरें हैं उन्हें आसपास के ज्वेलर्स को दिखाओ। हो सकता है ऐसे गहने उनके पास बिकने के लिए आए हो। सर। अच्छा सुनिए, अभी हाल फिलहाल में आपकी दुकान पर कोई कंगन बेचने के लिए आया था क्या? हाँ सर। कंगन दिखा सकते हैं? हाँ जरूर। अच्छा, ये कंगन बेचने वाला कहाँ रहता है, कुछ पता है? इधर ही रहता है सर, 2 गली बगल में ही रहता है। तुमको तो हम थाने में कंगन पहनाएंगे। चल बोल। साहब, हम सच बोल रहे हैं साहब। हम उन दोनों लड़कियों को नहीं मारे हैं साहब। हाँ, उन दोनों लड़कियों को गहने छुपाते जरूर देखे थे साहब हम। उसके बाद हम चुरा ले आए थे साहब। साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं साहब। सर, दीपा और आशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के हिसाब से आशा की मौत दीपा की मौत से आधे घंटे पहले ही हो गई थी।
यानी अभी तक हमारी थ्योरी किसी और ट्रैक पे चल रही थी। और सर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि दीपा और आशा की मौत फांसी लगने से हुई नहीं। दीपा को गला घोंट कर मारा गया है और आशा के सर पर चोट लगी, जिसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी मौत हो गई। एक बात और सर, आशा की एड़ियों में गहरे खरोंच के निशान भी थे। ऐसा लगता है कि उसको घसीटा गया हो। क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि आशा ने जूते या चप्पल पहन रखे हो जो उसे घसीट के ले जाते समय पांव से निकल गए हो। अपने 2-3 कांस्टेबल को क्राइम सीन पर साथ लेके जाओ, अच्छी तरह से छानबीन करो। सर, यहाँ एक चप्पल मिला है। हाँ योगेश बोलो। सर क्राइम सीन से थोड़ी दूरी पर हमें एक चप्पल मिली है। ऐसा लगता है कि ये चप्पल दोनों लड़कियों में से किसी एक की हो सकती है। वो चप्पल फॉरेंसिक टीम को भेजो, शायद कोई फिंगरप्रिंट्स मिले। ठीक है सर। मनीराम के कॉल डिटेल से कुछ पता चला? हाँ सर, फोन ऑफ करने से पहले मनीराम ने लखनऊ में इस नंबर पर बात की थी। ये नंबर सर। नंबर बोलो। 7898 56523। हेलो जी, मेरी बात मनीराम से हो सकती है? जी होल्ड करिए, बुलाता हूं। योगेश, लखनऊ पुलिस से फौरन कांटेक्ट करो, उन्हें ये नंबर सेंड करो। उनसे कोई नंबर जिस भी एड्रेस पर रजिस्टर्ड है वहां से मनीराम को अरेस्ट करें। सर। साहब, मैंने उन दोनों को नहीं मारा साहब। वो हम पता लगा लेंगे। पहले तुम ये बताओ कि दीपा तुम्हें इतने कॉल क्यों किया करती थी? वो मैं आपको नहीं बता सकता सर। कहीं ठाकुर साहब को पता चल गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे सर। ठाकुर साहब के हाथ तो तुम तब लगोगे जब हम तुम्हें छोड़ेंगे। क्या चक्कर था दीपा के साथ तुम्हारा? कोई चक्कर नहीं था सर। दीपा एक दिन मेरे दुकान पे आई थी। हमको ना मुंबई का 2 टिकट चाहिए था। मुंबई का? किस तारीख का? अगले हफ्ते का कोई भी तारीख चलेगा हमको। किस नाम से बनानी है? दीपा और आशा। ठीक है, हो जाएगा। ये हमको कब तक मिल जाएगा? कल मिल जाएगा। दीपा ने टिकट की टाइम और डेट कंफर्म करने के लिए मुझे 3-4 बार कॉल किया था और जब टिकट बन गया तो मैं उसे देने ठाकुर साहब के घर गया था। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, कहाँ है? ये टिकट है। टिकट है? किसका? आशा और दीपा का। दीपा और आशा का? कहाँ का? बंबई का। दीपा और आशा मुंबई जाएंगी? मार कह रही हैं? बुड़बक हो का? कपाल में भूसा भरे हो? ये सब करने से पहले हमसे पूछ नहीं सकते थे? अरे तो उन्होंने बोला तो मैंने करा दिए। अब करा दिए तो करा दिए। सुनो, ये बात किसी से नहीं बोलिएगा, समझ गए? अब जाइए यहाँ से। ठीक है। जब आशा और दीपा की लाशें मैंने पेड़ से लटकी हुई देखी तो मैं समझ गया कि ये भागने की प्लानिंग कर रही थी, तो इनके घर वालों ने इन्हें मार डाला। विनोद जी, भाभी को फोन लगा और बोल के बच्चियों का आखिरी बार आकर के मुख दर्शन कर ले। माया देवी जी, आपसे एक काम था। बोलिए ना। ये एक एप्लीकेशन है, इस पे आपके साइन चाहिए थे। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि आपने हमें लाशों को उतारने की मंजूरी दे दी है और आपकी मंजूरी से ही लाशों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। हमारा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है और उस पे हम ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। ये दस्तखत करने आता नहीं है हमको। कोई बात नहीं, अंगूठा लगा दीजिए। जी। ठीक है, धन्यवाद। इंस्पेक्टर साहब, हमारे बच्चियों के कातिल का कुछ पता चला? अब जल्द ही पता लग जाएगा। चलो।
की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। उनके बड़े भाई ने अभी फोन पे बताया मुझे, और ये भी कहा है कि डॉक्टरों ने उन्हें और आराम करने को कहा है। अग्निदाह शुरू कर देना चाहिए। सर माया देवी के फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट। सर आशा की चप्पल पर जो फिंगरप्रिंट हमें मिले थे वो माया देवी के फिंगरप्रिंट से मैच कर गए हैं। लगता है माया देवी से मिलने का समय आ गया। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? हमारी बच्चियों के कातिल का कुछ पता चला क्या? जी, अब कातिल और सबूत दोनों हमारे पास हैं। कौन है कातिल? आप ही बताइए। हम बता? चलिए हम बताते हैं। आशा की चप्पल पर पाए गए फिंगरप्रिंट्स आपके फिंगरप्रिंट से मैच कर गए। और क्या करते हम? दोनों मिलकर परिवार का इज्जत मिट्टी में मिला दे रहे थे। इस तरह लड़कियों को नाचना शोभा नहीं देता है। लड़कियों को कंट्रोल में रखो, नहीं तो किसी दिन भाग जाएगी। अरे बहन जी, ये दोनों लड़कियां पगलैट हैं। जब भी मिलती हैं ऐसे ही उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर देती हैं। बहन जी, मैं घर से सुन पढ़ाती हूँ, लड़कियों को अच्छी तरह समझती हूँ। आजकल की लड़कियाँ लड़कों को कम और लड़कियाँ को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उस दिन के बाद हम उन दोनों पर नजर रखने लगे। दोनों रात भर घंटों फोन पर साथ में बतियाते थे। फिर जब हरीश ने सगाई तोड़ दी, हम हरीश से मिलने गए। दीपा ने ही मुझसे कहा था ये सगाई तोड़ने के लिए। दीपा ने कहा कि वो किसी और से प्यार करती है। किससे? अब ये तो आप दीपा और आशा से ही पूछ लीजिए। दीपा और आशा से? और उस रात जब हम पानी पीने उठे तो दोनों आपस में झगड़ रहे थे। दीपा सुनना, हमको ना बड़ी अम्मा ना बहुत समझाई है, और हमको ना बड़ी अम्मा का बात सही भी लग रहा है। तुम जाना मुंबई, हम नहीं जाना चाहते। हमको ना नहीं बनना हीरोइन। हम ना यही पे सुनील के साथ रह के ना अपना घर और बसाना चाहते हैं। आशा तुम्हें क्या बोल रहे हैं? हम हमारे लिए अपनी सगाई तोड़ दिए, गहना छुपाए, ताकि हम दोनों मुंबई में अच्छे से रह सके और हीरोइन बन सके। हम जानते हैं रे, तुम ना बहुत कुछ किया हमारे लिए। तुम जाओ ना मुंबई, हम ना यही रहना चाहते हैं। हमको नहीं जाना। आशा, तुम ऐसे कैसे कह सकती? तुम्हारा मतलब ही कैसे हो सकती है? आशा मैं कुछ नहीं पता, तुमको जाना पड़ेगा हमारे साथ। अम्मा, वो हम बात कर रहे थे सुनील थे। आशा, अरे ये तो मर गई। ये क्या करती हो बेटिया? ये तो मर गई है। क्या करें? नहीं अम्मा, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं किया था अम्मा। हम तो बस समझा रहे थे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। करते करते हम सब ठीक कर देंगे। एक काम कर, 2 साड़ी लेकर आओ हमरी। जा, 2 साड़ी लेकर आओ हमरी। और सुनो, एक कुर्सी भी लेकर आओ। हाँ, जा। इसीलिए हमने उन्हें मरने के बाद भी पेड़ पर सड़ने दिया। हम तो उन्हें अग्नि भी नसीब नहीं होने देना चाहते थे। ऐसी औलादों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। उन दोनों को जान से मारने की बजाय अगर प्यार से समझाया होता तो वो दोनों जिंदा होती। ले चलो। जब परिवार में एक दूसरे से बातें छुपाई जाती हैं, जब उनके बीच का विश्वास खत्म हो जाता है, तो आगे चलकर कहीं ना कहीं उनके बीच में नफरत की एक खाई बन जाती है, जो कभी भी
किसी जुर्म या हादसे का कारण बन सकती है। बच्चों और माता पिता का आपस में वक्त बिताना, एक दूसरे की परेशानियों को बांटना, यह बहुत जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा वक्त ही है और उसे अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ बांटना एक खुशहाल जीवन की निशानी है। दीपा और आशा भी इन्हीं हालात का शिकार थी और घर वालों की जरूरत से ज्यादा पाबंदियां उनके लिए दुख और घुटन बन गई थी, जो कि शायद माया देवी समझ नहीं पाई और गुस्से और आवेश में वो गुनाह कर बैठी जिसकी सजा पूरे परिवार ने भुगती। माया देवी को उनके इस जघन्य अपराध के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। मत घबराइए दादाजी। कैसे नहीं घबराऊं बेटा, कितनी बड़ी मुश्किल मोल ले लिया तूने प्रिया। दादाजी सही कह रहे प्रिया, तेरी ये दिलेरी कहीं सब कुछ खत्म ना कर दे। खत्म तो सब कुछ पहले ही हो गया है माँ। अगर अब भी हम लोग चुप रहे तो सब जीते जी मर जाएंगे। ले आ गया। अरे वाह, आज हमें अंधेरा होने से पहले ही घर पहुंचा दिया। थैंक यू सो मच। अब हमसे फॉर्मेलिटी करोगी? अच्छा, वो प्रताप भैया से बात की? नहीं, वो भैया कल शॉप के रेनोवेशन में बिजी थे। कल पूजा है ना, तो उसके बाद ही बात करके देखेंगे। हम जाए? अच्छा प्रिया, एक मिनट। वो बोलने में अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन पेट्रोल का टंकी खाली होने वाला और जेब में सिर्फ 50 रुपया है। तुम्हारे ऐसे हालात देखकर पता नहीं प्रताप भाई हम दोनों की शादी के लिए मानेंगे कि नहीं। अरे तुम टेंशन मत लो यार, मेरा एक अच्छा नौकरी लगने वाला है, फिर हम तुम्हें किसी भी चीज का कमी नहीं होने देंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। प्रताप भैया, हम ग्राहक लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री तैयार कर लिए हैं। 250 ग्राम के डब्बे में 200 ग्राम लड्डू भरे हैं। देखे दादाजी आपने पुराने चावल का कलाकारी, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं। चलो 250 ग्राम पूरा करो। हाँ बहू। माँ का फोन है? हाँ, दीजिए मुझे। माँ कब तक आएंगे आप लोग? बस बेटा, प्रिया तैयार हो रही है, नवीन के आते ही हम लोग निकल जाएंगे। अरे नवीन है कहाँ? तुमको फिल्म दिखाना पड़ेगा गरिमा, हमारा टेस्ट समझने के लिए। अगर हमारे साथ शादी करना है ना, तो फॉर्मूला समझना जरूरी है। अच्छा, हमारे फॉर्मूले के चक्कर में शादी से पहले ही हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे। हर मर्ज की दवा है हमारे पास, 72 घंटे के अंदर खा लेना, ठीक है? हेलो, हाँ भैया, कहाँ है तू? वो हम सोचे आज इतना अच्छा दिन है, दुकान की मुहूर्त के पहले देवी का दर्शन कराए। हमको मालूम है तुम कौन सा देवी का दर्शन करने गए हो। 10 मिनट में नहीं पहुंचे ना तो हमारा विकराल दर्शन करोगे। हाँ भैया, पहुंच रहे, बहुत जल्दी पहुंच रहे, ठीक है? नवीन का इंतजार करोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। पूजा शुरू करते हैं, आता रहेगा वो। हाँ। अरे तुम अपने दीदी जीजा जी को नहीं बुलाओगे तो क्या हम नहीं आएंगे? हाँ, वैसे भी तुम लोगों के बिना परिवार अधूरा ही है। पर निमंत्रण फिर भी नहीं दी। अरे जीजा जी, अपनों को निमंत्रण दिया जाता है क्या? वही तो हम कह रहे हैं प्रिया। पापा के जाने के बाद दुकान का तो कबाड़ा ही हो गया था, पर अब तो दुकान काफी अच्छा जमा ली हो प्रताप। अब तो बिक्री बहुत होगी। आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। भैया, नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह केस मेरे लिए और भी चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरी ही टीम का एक सदस्य इस केस में शहीद हुआ था और मेरी ही टीम के पुलिस वाले शक के दायरे में भी थे।
कैसे हुए? किसने चलाई गोली? साहब हम तो अंदर थे, हमने कुछ नहीं देखा। कैसे हुए? ऐसा किसी को नहीं देखा? कोई कुछ नहीं बोल रहा सर, ताला लगाए बैठे हैं सब लोग जुबान पे। राणा ही सबकी जबान पर ताला लगा कर गया हो। उसके डर की वजह से कोई कुछ नहीं बोल रहा। फैमिली भी डर रही है उससे। माँ, संभालिए ना खुद को। हमको तो लगता है कि ये दुकान ही मनहूस है, क्यों ना बेचते इसे। ब्रिजमोहन जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके पोते प्रताप पर गोली राणा ने चलाई। कोई डर की वजह से सामने नहीं आ रहा है, गवाही नहीं दे रहा है। पर जरा सोचिए, अगर आप भी गवाही नहीं देंगे तो आपके पोते प्रताप को न्याय कैसे मिलेगा? आप नहीं चाहेंगे कि आपके पोते के कातिल को सजा मिले? हमको कोई गवाही नहीं देनी साहब। अब और खून खराबा देखने की हिम्मत नहीं। आप डरिए मत, पुलिस आपके साथ है। अरे आप समझ काहे नहीं रहे? अगर हम में से कोई भी बोला तो राणा सबको जीते जी मार देगा। हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। तुम ये प्रिया? हम प्रताप भैया की हत्या के चश्मदीद गवाह हैं। उस राणा ने पहले उनसे रंगदारी मांगी और फिर हमारे आंखों के सामने। भरोसा कीजिए हम पर। अब आप समझ लीजिए कि राणा के लिए रेस्टोरेंट निकल चुका है। प्रिया के परिवार को सुरक्षा और इंसाफ का भरोसा देने के लिए हमने उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दी। हमने हमारी ही टीम के 2 कांस्टेबल नीतीश पांडे और अरविंद उपाध्याय को उनके घर पर तैनात कर दिया। प्रिया, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। हम जानते हैं तुम घर से बाहर नहीं निकल पाओगी, लेकिन क्या हम आ जाएं तुम्हारे घर दीपावली पे? अरे अरे अरे, काहे छींक छींक के प्रदूषण कर रहे हो? अरे हम काहे का प्रदूषण कर रहे हैं? इधर हमारी सांस रुकी हुई है और तुम प्रदूषण कर रही हो। तो अब क्या तुमको ऑक्सीजन चढ़वाएं? हमको ऑक्सीजन तभी मिलेगा जब तुम अपने मायके से हिस्सा लोगी। तुमको मालूम है हमारे ऊपर कितना कर्जा है? तुम्हारा कर्जा ना तुम खुद देखो। हम जो लाएंगे ना उसका हम EPHD करवाएंगे और तुमको नॉमिनी भी नहीं बनाएंगे। तुम्हारा क्या भरोसा, कल को मैं ऊपर पहुंचा दिए तो? अच्छा मौका मिल गया ना तुम्हें शादी के बाद टालने का। अरे भैया गुजर गए हैं, 1 साल तक कोई शुभ काम नहीं हो पाएगा हमारे यहाँ। बोल तो ऐसे रहो जैसे बहुत दुख लगा। उनकी 13वीं बनी में सुहागरात मनाने हर रोज आ जाती। आज बोल दी हो, दोबारा हमारे भैया को लेकर कुछ मत बोलना, समझी? त्योहार के दिन आंसू नहीं बहाते बहू। माना प्रताप हमारे साथ नहीं है, लेकिन प्रिया ने दिखा दिया बेटी बेटों से कम नहीं। दादाजी, हमको पता है कि आप सभी को हमसे बहुत शिकायतें रही हैं, लेकिन अब हम बदल गए हैं। वो तो वक्त ही बताएगा बेटा। वक्त अच्छा ही होगा माँ। मैंने नवीन को सब कुछ समझा दिया है। मैं और नवीन मिलकर पापा की दुकान फिर से चलाएंगे और देखना प्रताप भैया का सपना
जरूर पूरा होगा। आई प्रॉमिस दीदी। क्या हुआ? किसका मैसेज है? कुछ नहीं दीदी, वो फ्रेंड्स लोगों के ग्रीटिंग मैसेज है दिवाली के। अच्छा दीदी, हम सोच रहे थे थोड़ा बाहर जाके आते हैं। कहाँ जा रहा है? मिठाई लाने। हमें थोड़ा शगुन जरूर करना चाहिए, भैया की आत्मा को शांति मिलेगी। आते हैं। हैप्पी दीपावली। सेम टू यू। अभी तक नहीं लौटा नवीन। हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ बदलाव आया है। ऐसा मत बोलो माँ, वो बस आता ही होगा। जब हम गए थे तो माँ, दीदी और दादाजी और आपके 2 कांस्टेबल ड्यूटी पे थे सर। लेकिन जब हम वापस आए तो दीदी, दीदी, दादा, दादा, माँ, सर हमको जाना ही नहीं चाहिए था सर। तुम गए कहाँ थे? सर हम दोस्तों को दिवाली का गिफ्ट देने गए थे सर। सब आपका गलती है सर। आप इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाए थे और आप घर में लूटपाट हुई है और कांस्टेबल अरविंद गायब है। उसका फोन भी नहीं लग रहा। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अरविंद भी राणा से मिला हुआ है। इस अरविंद का जल्द से जल्द पता करो और राणा के जितने आदमी भी फरार हैं सब पर शिकंजा कसने की कोशिश करो, वरना डिपार्टमेंट की बहुत किरकिरी होने वाली है। बोलो अनिल, इंफॉर्मेशन पक्की है तो बोल दो था। क्या रे भीमा, तेरा राणा जेल में सड़ रहा है और तू अंडरग्राउंड में सड़ रहा है। अब तो भी जिंदगी भर जेल में ही सड़ने वाला है। इससे ज्यादा वक्त मत लगा, जो भी सच है बोलते हैं। नहीं साहब, हमने दिवाली हमारे घर ही मनाए थे। लेकिन पटाखे प्रताप के घर फोड़े, 4 मर्डर, हमारा एक कांस्टेबल गायब। हमारे कांस्टेबल के साथ क्या टाका भिड़ा था तेरा? नहीं साहब, हमारा किसी से कोई टाका नहीं भिड़ा था। हम सच बोलने से हमने कुछ नहीं किया। सर मैंने कंफर्म किया, भीमा और उसके साथी दिवाली वाली रात अपने घर में ही थे। अब उन्होंने किसी और को भेजा हो ये वो उगल नहीं रहा। अगर इतना पिटने के बाद भी वो कबूल नहीं कर रहे हैं तो फिर दिवाली वाली रात में हमले में किसका हाथ हो सकता है? सर अभी तक अरविंद की भी कोई लीड नहीं मिली है। उसको भी मार के गायब तो नहीं कर दिया? अगर ऐसा है तो फिर इतना सोचा समझा प्लान राणा और उसके आदमी के अलावा कौन बना सकता है? सर घर में लूट भी हुई थी और जिस तरह का आतंक राणा के इस एरिया में फैला हुआ है, मुझे लगता नहीं है कि उसके गैंग के अलावा ये कान खोल कर सकता है। कांस्टेबल अरविंद के गायब होने के बाद मीडिया फिर से हमारी ईमानदारी और काबिलियत पर सवाल खड़े कर रही थी।
हम बहुत ही प्रेशर में काम कर रहे थे। प्रताप की हत्या के बाद उसकी छोटी बहन, माँ, दादा और हमारे एक कांस्टेबल की भी हत्या हुई थी। हम सोच रहे थे कि क्या ये किसी ऐसे गैंग का काम है जो दिवाली के वक्त घरों को टारगेट करता है। पर कोई ऐसे घर को टारगेट क्यों करेगा जहां पर पहले से पुलिस वाले तैनात हैं? हम ये भी तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या अरविंद वाकई में इस कांड में इन्वॉल्व था या फिर उसको गायब करना अपराधियों की एक सोची समझी चाल थी। गहने दिखा के काहे हमको जला रही हो? तुम ना अपना नजर हमारे गहने पे मत डालो। संध्या, पिछले कई दिनों से हम तुमको देख रहे हैं। जैसे जैसे तुम्हारे घर वाले कम होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे तुम्हारे दिल में हमारे लिए प्यार कम होता जा रहा है। क्या बात है, कोई और मिल गया है क्या? मनोहर भैया, आपने बहुत सही निर्णय लिया दोबारा दुकान खोल के। पूरा बाजार खुश है और अब तो कोई रंगदारी लेने भी नहीं आता है। अगर ऐसा रहा ना तो हम बहुत मुनाफा कमाएंगे। सर, ये ब्रजमोहन, सावित्री, प्रिया और कांस्टेबल नीतीश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक इन सबकी हत्या कांस्टेबल नीतीश की राइफल से गोली मार के की गई। और सर, हत्या से पहले कांस्टेबल नीतीश को छोड़कर इन सभी को बेहोश भी किया गया था। सर, इन सबके फूड पाइप में उसी मिठाई के ड्रेसेस मिले हैं जो मिठाई का डिब्बा हमें इनके घर से मिला था। मारने से पहले बेहोश किया गया और कांस्टेबल अरविंद गायब। सर, अरविंद अभी कहां है, इसका कोई लीड नहीं मिल पा रहा और ऐसा भी कोई लीड नहीं मिला जिससे पता चले कि अरविंद की राणा या उसके किसी आदमी से कोई सांठगांठ हो। ये सांठगांठ यादव परिवार की किसी जान पहचान वाले से जुड़ी हो सकती है जो दिवाली की रात नशीली मिठाई का डब्बा लेकर यादव के घर गया। अनिल, नाथू स्वीट्स पर पता करो कि यादव परिवार या अरविंद की कोई जान पहचान वाला मिठाई खरीदने गया था क्या, और अरविंद की बीवी पर भी नजर रखो। अगर हमें अरविंद मिल गया तो इस केस की गुत्थी साफ हो जाएगी। मिठाई की जिस दुकान से मिठाई खरीदी गई थी वहां पर सीसीटीवी नहीं था। फिलहाल हमें वहां से कोई लीड नहीं मिल रही थी। हमारी रडार में यादव परिवार और उससे जुड़े लोग ही नहीं बल्कि कांस्टेबल अरविंद की बीवी मालती भी थी। और अब ऐसे अपराध की योजना बनाई जा रही थी जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की थी। फेरों के लिए ई जेवर ठीक रहेंगे ना? कितना सुंदर है। और जयमाल के लिए ये दूसरा सेट भी है। तुम्हारे लिए इतना सब खर्चा कर रहे हैं और तुम अभी भी मुंह फुला के बैठी हो। देखियो जाके कौन आया है। सब प्रिया के कॉल रिकॉर्ड में एक मोहित नाम के लड़के का नंबर मिला है। मोहित और प्रिया की फोन पर काफी बात होती है और दिवाली वाले दिन इस मोहित को प्रिया के घर में जाते हुए भी देखा गया है। ये प्रिया और प्रताप का सपना था, ये कहने का नाटक बंद कर। तू क्या चीज है, हम अच्छे से जानते हैं। आप क्या हो दीदी, हमको भी पता है। आप तो चाहते थे कि घर और दुकान दोनों बिक जाए। कम से कम ऐसे वक्त में तो थोड़ी शर्म कर लो आप। बेशरम तू शर्म कर। यादव खानदान की बेटी है हम। उस घर में, उस दुकान में हमारा बराबर का हिस्सा है। जब तक बंटवारा नहीं हो जाएगा तेरे जीजाजी भी इस गले में बैठेंगे। माना कि प्रिया के घर वाले हमारी शादी के खिलाफ थे, लेकिन प्रिया हमसे बहुत प्यार करती थी। प्यार करती थी या फिर तू ब्लैकमेल कर रहा था उसे? अरे साहब, आप क्या बात कर रहे हैं साहब? प्रिया तेरे अकाउंट में पैसे जमा क्यों करती थी? बिना शादी के दहेज मांग रहा था उससे? नहीं सर, हम जरूरतमंद थे इसलिए प्रिया से उधार ले रहे थे। और उसे मारने के बाद उधार चुकाने का टेंशन खत्म। दिवाली के दिन उसके घर गया था ना तू? गया था ना? हाँ सर, वो प्रताप भैया की हत्या के बाद से हम उससे मिल नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने सर प्रिया से रिक्वेस्ट की थी उसके घर जाने के लिए। और सर बस मिलने गए थे उससे। कौन हो तुम?
सर हम दोस्त हैं प्रिया के। क्या बात? सर वो आने दीजिए। सर हम बस 15-20 मिनट रुके और वहां से निकल गए। नाथू स्वीट्स का डब्बा देने गया था ना तू? नाथू स्वीट्स? इतना शाना मत बन। दिन में गया तो मशीनी मिठाई देने और रात को गया मर्डर करने। शेबोर किसके कहने पर किया ये सब? और हमारे कांस्टेबल अरविंद से क्या कनेक्शन है तेरा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं सर। और सर मैं तो उसके घर पे कोई मिठाई भी नहीं लेकर गया था सर। हाँ सर, हम मोहित को जानते हैं। मोहित और प्रिया दीदी का अफेयर था और प्रिया दीदी मोहित के साथ शादी भी करना चाहती थी, लेकिन प्रताप भी और घर वालों को मोहित पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था? सर मोहित कमाता नहीं है और संध्या दीदी की तरह प्रिया दीदी की शादी घर वाले ऐसे लड़के के साथ नहीं करना चाहते थे। ऐसे लड़के से? ऐसे लड़के से क्या मतलब है तुम्हारा? सर संध्या दीदी ने आलोक जीजा के साथ लव मैरिज की थी और जीजा कभी काम कर ही नहीं पाया, जबकि प्रताप भैया ने कितनी बार उनका काम सेट करने के लिए उनको पैसे भी दिए थे। अगर तुम्हारे घर वाले प्रिया और मोहित के रिश्ते के खिलाफ थे तो फिर दिवाली वाले दिन मोहित तुम्हारे घर क्यों गया? सर मोहित हमारे घर पे? हाँ, दिवाली वाले दिन मोहित को तुम्हारे घर जाते हुए देखा गया था और दिवाली की देर रात तक तो तुम अपनी फैमिली के साथ थे। हाँ सर, लेकिन दिन में मोहित हमारे घर पे आया था इसके बारे में हमको नहीं पता सर। शायद हम वहां पे थे ही नहीं उस वक्त। सर अदना बाग के घर में 2 मर्डर हुए हैं। उस घर के पड़ोसी ने अभी कंट्रोल रूम में कॉल किया था। दूसरा भीड़ को पीछे हटा, पीछे हटे। अनिल देखो कुछ मिलता है क्या? सब मिश्रा वहां देखो। यहां भी फैमिली को शूट किया गया और घर में लूट भी हुई है। आपका मतलब यादव परिवार पे हुआ अटैक का इस परिवार पे हुए अटैक से कोई ना कोई कनेक्शन है? हो सकता है। इस फैमिली के बारे में पता करते हैं। सर ये लोग 3-4 महीने पहले यहाँ रहने के लिए आए थे और साथ में उनकी बेटी भी रहती थी। 10 दिन के बाद उसकी शादी भी होने वाली थी। बेटी अभी कहाँ है? सर वो तो कुछ आइडिया नहीं है मुझे। नाम क्या बेटी का? सोनाली। नंबर है उसका आपके पास? सर सोनाली का नंबर नहीं लग रहा। सर सोनाली की शादी 10 दिन बाद ही होने वाली थी। हो सकता है वो इस शादी के खिलाफ और अपने बॉयफ्रेंड के साथ। कहानी कुछ भी हो सकती है। पहले लड़की के बारे में पता करो, उसके कॉल रिकॉर्ड्स और एक्टिविटीज चेक करो। हेलो सर, कांस्टेबल अरविंद की बीवी मालती को कुछ देर पहले नुसरतगंज के एक पीसीओ से कॉल आया था। इस कॉल के जस्ट बाद उसे घर से निकलते हुए देखा गया। और अपने घर से फिर वो नुसरतगंज की तरफ गई। हो सकता है वो कॉल उसे अरविंद ने किया और वो वहां अरविंद से मिलने गई। और वहां पर वो करीब आधे घंटे तक खड़ी रही और फिर ऑटो लेकर वापस अपने घर आ गई। शायद अरविंद को इस बात की भनक लग गई होगी कि हम उसकी बीवी मालती पर नजर रखे हुए, इसलिए वो उससे मिलने आया नहीं होगा। अनिल, मालती को थाने बुलाओ। सर हमें अरविंद जी ने कोई फोन नहीं किया था। मालती, हमें अच्छे से पता है कि अरविंद ने तुम्हें कॉल किया था और तुम अरविंद से मिलने भी गई थी। अब अगर तुमने झूठ बोला तो हम तुम्हें पूजा के हवाले कर देंगे और पुलिस वाले की बीवी हो यह तो जानती होगी कि पुलिस सच कैसे खुलवाती है। सर हम झूठ नहीं बोल रहे, हमें अरविंद जी ने कोई फोन नहीं किया। तो फिर किसने कॉल किया था? सर हमें वहाँ एक आदमी ने बुलाया था। उसने कहा था कि अरविंद जी हमें वहाँ पर मिलेंगे। हमें तो लगता है कि ये सब कुछ साजिश है अरविंद जी को फंसाने के लिए। उन्हें बेफिजूल में बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वो बेकसूर है सर, वो ऐसा नहीं कर सकते। सर उस पीसीओ के आसपास तो कोई सीसीटीवी नहीं मिला। मैंने पीसीओ वाले से भी सख्ती से पूछताछ की, उसे अरविंद का फोटो भी दिखाया, लेकिन उसने वहां पर अरविंद को देखा ही नहीं। अगर उसने अरविंद को नहीं देखा तो फिर पीसीओ से कॉल किसने किया होगा? सर कुछ पता नहीं चल पा रहा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद को गायब करके वाकई में कोई साजिश कर रहा है? कहानी कुछ भी हो सकती है। अगर इसमें अरविंद इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली वो अकेला तो होगा नहीं।
कॉल तब आया जब मोहित हमारी कस्टडी में था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोहित से हमारा ध्यान हटाने के लिए कोई चाल हो? इनसे मोहित तो कुछ नहीं उगल रहा है, लेकिन से मोहित के अलावा प्रिया की बड़ी बहन संध्या और उसके जीजा आलोक के बारे में नवीन ने जो कहानी सुनाई वो सच्चाई तो है। उन दोनों की नजर यादव फैमिली की जायदाद पर है। सर यादव खानदान की बेटी हैं हम, थोड़ा सोच समझ के बोलिए। जायदाद के लिए हम अपनी फैमिली का बुरा चाहेंगे? बुरा तो हुआ है उनके साथ, और अगर हमें पता चला कि सब हम क्या आपको खूनी नजर आते हैं? और अगर बाकी लोगों को किसी ने मरवाया तो इस सबके पीछे नवीन होगा और कोई नहीं। बहुत ही कमीना है हमारा छोटा भाई। और वो मनोहर, वो भी कोई कम नहीं है। हमें तो लगता है कि ये सब दोनों ने मिलके किया है। मनोहर बाबू, सुना है दुकान में घपला करने के आरोप में आपको दुकान से निकाल दिया गया था, और घपले के उसी पैसों से आपने अपनी एक मिठाई की दुकान खरीदी। और वो कहते हैं ना, हराम का पैसा ज्यादा फलता नहीं है, इसलिए 6 महीने में आपकी दुकान बंद हो गई। अरे क्या कह रहे हैं साहब? अगर हम हेरा फेरी करते तो प्रताप भैया हमें दोबारा अपनी दुकान में काहे रखते? यही चूक तो हुई प्रताप से, उसने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर तुझे काम पे रखा, और प्रताप के मरते ही उसकी फैमिली को खत्म करके उसके धंधे को हड़पने का तूने प्लान बना दिया। साहब ये तो गलत इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर। माना कि हम गले से हाथ साफ करते थे, लेकिन बंदूक से खून खराबा ये हमारे बस की बात नहीं साहब। लेकिन हाँ, ये काम अगर कोई कर सकता तो शायद नवीन बाबू कर सकते हैं। मालूम था मुझे तो यही नाम लेगा। साहब हम ऐसे ही थोड़ी ना बोल रहे हैं, आए दिन उनका सुबह शाम तक फोन बजा करता था और चुप चुप के बातें करते थे साहब। आप लोगों के डर से किसी को बोल रहे थे कि हम नया नंबर लेंगे। तुमको हम बोले थे हमें कॉल मत करना। तुझे मालूम है ना, हम तुझसे मिले बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। तो हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहा है? अभी हमारा दूर रहना ही अच्छा है, क्या पता पुलिस की इस बात का क्या मतलब निकाले। हम तुझसे एक दिन भी बात नहीं करते तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, हम थोड़े दिन में तुमको दूसरा नंबर देते हैं, ये नंबर पे कॉल मत करना। सर हम मानते हैं हम बहुत बिगड़े हुए थे, सबको हमसे प्रॉब्लम थी सर, लेकिन हमारे फैमिली के गुजरने के बाद हम उनकी कीमत महसूस कर रहे हैं सर। सर हम अपनी फैमिली को नहीं मार सकते सर। दिवाली की रात कहाँ थे तुम? सर होते तो आज हम आपके सामने नहीं होते। गए कहाँ थे? सर वो गए कहाँ थे? सर हम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे। किससे? इससे? गरिमा से? सर लेकिन ये आप, इसने तुम्हें दिवाली वाली रात ही क्यों मिलने के लिए बुलाया? सर वो मैं बता देता हूँ, तुम्हारी एलिबाई स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तुम लोगों का प्लान था? सर कोई प्लान नहीं था। सर लेकिन हम तो कभी नवीन की फैमिली से मिले तक नहीं। अब मिलना ही क्यों है? क्योंकि नवीन से शादी करने के लिए अब तुम्हें किसी से परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बस तुम ये बताओ कि नवीन के साथ मिलकर उसके परिवार को खत्म करने का प्लान तुमने बनाया कैसे? हम इतने भी गए गुजरे नहीं है कि इन सब चीजों के लिए हम अपनी फैमिली को मरवा देंगे। आप बेकार में हम पे और नवीन पे शक कर रहे हैं। कहाँ गए थे? तुमको क्या लगता है तुम्हारे कहने से कि हम दुकान संभालेंगे? मनोहर समझा हमको। तो कहाँ मुंह मार के आ रहे हो? सर बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है और कंफर्म हो गया है कि सोनाली के पेरेंट्स को उसी राइफल से शूट किया गया जो कांस्टेबल अरविंद और नीतीश को दी गई थी। इसका मतलब हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था, प्रताप की फैमिली का मर्डर करने वाला इस फैमिली से कनेक्टेड है। लेकिन सर सोनाली और उसकी फैमिली का यादव फैमिली से कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है। लेकिन किलर का कनेक्शन है, और कांस्टेबल अरविंद अभी तक नहीं मिला। अब अरविंद का मिलना हमारे लिए और ज्यादा जरूरी हो गया है। लेकिन सर अभी अरविंद कहाँ है इसका कोई लीड नहीं है हमारे पास। अरविंद यहां से पहले दरभंगा में पोस्टेड था, हो सकता है वहां के किसी लोकल आदमी या पुलिस से जुड़े किसी आदमी से उसे खबर मिल रहा हो, इसलिए लीड नहीं मिल रही हो। अपने सारे खबरियों को सही से ब्रीफिंग दो, ऐसी इंफॉर्मेशन आसानी से नहीं मिलती है। राइट सर। सर आपका अंदाजा सही था, खबरियों से टिप मिली है कि अरविंद उसी एरिया में छुपा बैठा है जिस एरिया के थाने में वो पहले पोस्टेड था।
किसी से कोई रिश्वत नहीं लिया सर। गुड मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। तू गायब था, तेरी और नीतीश की राइफल्स गायब, और उन्हीं राइफल से अब 2 और मर्डर होते हैं। और तू सोच रहा है कि हम तेरा विश्वास कर लें? विश्वास तो उस रात का भी आप नहीं कर, क्योंकि मैं वहां तैनात था, इसलिए मैं भाग गया था सर। तू इसलिए भागा क्योंकि तू इन्वॉल्व है? सर मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ सर, मुझमें सर ये गलती हो गई थी। जब उस रात में ड्यूटी में था तो मुझे एक काम याद आ गया। नीतीश जी, हमें अपनी वाइफ के लिए थोड़ा सामान लाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी दीपावली की पूजा नहीं होगी। अब दीपावली की बात है, हम क्या बोलें, जाइए लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। आप चिंता मत कीजिए, बस हम गए और आए, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक। सर मैं अपनी राइफल वहीं रख के दीपावली का सामान लेकर अपनी बीवी को देने गया था। देखे जब मैं वापस आया तो देखा कि नीतीश, सर वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं घबरा के भाग गया। सर बाद में एहसास हुआ कि आपको फोन कर लिया होता तो अच्छा होता। फिर फोन करने की मुझ में हिम्मत नहीं हुई सर, क्योंकि आप इस सफाई पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। यकीन तो मैं अब भी नहीं कर रहा हूँ। सर अगर यकीन नहीं हो रहा तो आपका जितना मारना है मार दीजिए सर, मुझे बता दीजिए सर। चल हट, उठाओ इसको। ड्रामा मत कर, जो भी है सच बोल दे। देख अगर तू सच नहीं बोलेगा ना, हम तेरी सीधी बीवी से इंक्वायरी करेंगे। पहले से ही हमें शक है उसमें। सर उसे कुछ नहीं मालूम है, उस रात से मैं उससे अभी तक मिला भी नहीं हूँ। लेकिन नुसरतगंज के पीसीओ से उसे फोन करवाया था ना? किससे करवाया था फोन? सर मैंने किसी से कोई फोन नहीं करवाया था, मैं बेकसूर करा, मुझे बचा लो सर। चल मान लेते हैं कि तू बेकसूर है, पर एक कैसा कोइंसिडेंट है कि तेरे जाते ही सर यही मेरा बैड लक है सर, यही मेरा बैड लक है। अपने बैड लक को मत रो, पुलिस वाला है ना तू, तो चल बता, अगर तू इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो फिर ये किसे क्या होगा? घर में नाथू स्वीट्स का मिठाई का डब्बा मिला है और मिठाई में नशीली दवा मिली हुई थी। अब तू ये बता कि तेरे होते वहां कौन ऐसा आता था जो तुझे ठीक ना लगा हो? सर दीपावली से कुछ दिन पहले 2 आदमी आए हुए थे। कौन? सर मैं बीड़ी पीने बाहर गया हुआ था, वापस आया तो देखा तो नीतीश, ये अंदर कौन आया है? प्रताप यादव के दोस्त लोग हैं। दिखते कैसे थे वो? सर वो लोग अंदर थे, मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया सर, और मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूं सर, ये सच है। सर मैंने प्रताप के कॉल रिकॉर्ड में मौजूद सभी लोगों को खंगाला, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिला जो इस कांड में शामिल हो। लगता है अरविंद झूठ बोल रहा है। नवीन को सर माँ ने बताया तो था कि प्रताप भैया के 2 पुराने दोस्त मिलने आए थे। प्रताप के साथ कॉलेज में पढ़ते थे, हम भी नहीं पहचानते थे। वो बोले कि वो यहाँ से शिफ्ट हो गए थे और अखबार में उन्होंने खबर पढ़ी तो मिलने आए थे। नाम क्या थे उन दोनों के? सर माँ से हमने नाम तो नहीं पूछा था, पर ये सही है कि दोनों दोस्त मिलने आए थे। पर सर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? सर मैंने सोनाली के कॉल रिकॉर्ड चेक किया। सोनाली के फोन पे कार्तिक नाम का लड़का लगातार कॉल कर रहा था, और सोनाली के गायब होने के बाद से इसका फोन भी बंद है। और सब पता चला है कि ये कार्तिक हिस्ट्री शीटर बबलू से काफी टच में था। बबलू तो काफी दिनों से अंडरग्राउंड है ना? हाँ सर, लेकिन खबरियों को इसका पता करने के लिए बोल दिया। अरविंद बोल रहा था कि प्रताप के घर उसके 2 दोस्त मिलने आए थे। ये कार्तिक और बबलू उसके दोस्त होंगे? सर प्रताप की इमेज काफी साफ सुथरी थी और उसके बारे में हमने पता भी किया। तो लगता नहीं है कि बबलू और कार्तिक का उससे कोई कनेक्शन होगा। नुसरतगंज के पीसीओ और नाथू स्वीट्स पर इन दोनों के फोटो दिखाओ, हो सकता है इन दोनों को वहां दिखा गया है, और पता लगाओ कि बबलू कहां है इस वक्त। ओके सर। अरे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी मुझे, जल्दी से कोई मंदिर में हमारी शादी का इंतजाम करो। अरे बबलू बेटा, सोनाली खानदानी लड़की है, बगैर शादी करे इसको टच करना नॉट राइट। अरे पगला गए हो क्या? लड़की को मंदिर में लेके आएंगे तो दोनों फंसेंगे। हम पंडित का इंतजाम करते हैं, उसी घर में फेरे ले लेना, ठीक है? चलो ठीक है। सर बबलू और कार्तिक नाथू स्वीट्स पे देखे गए थे। वहां पे काम करने वाले वर्कर्स ने इनके फोटोज को आइडेंटिफाई किया। सर इन्होंने ही वहां से मिठाई खरीदी, और पता चला है कि नुसरतगंज के पीसीओ से कॉल बबलू ने किया था। सर बबलू का टिप तो नहीं मिला है, लेकिन कार्तिक के घर का पता चला है। कहा ना रो मत करके।
तो थोड़ा जल्दी कीजिए, पंडित जी आते ही होंगे। अब बस तुम्हारी भाभी रेडी हो रही है। आ गए। कार्तिक भाई, कार्तिक भाई, पुलिस पुलिस, जल्दी चल। अनिल आलोक ऊपर देखो सर, पूजा लेके जाओ। सब हम कार्तिक से बहुत प्यार करते थे और जल्दी हमें पता चल गया वो कैसा लड़का है। हमने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया, लेकिन सर वो हमारे पीछे ही पड़ गया। साहब उसे छोड़िएगा मत। हमसे शादी के लिए मना कर दिया था सोनाली के माता पिता ने, और सोनाली को लेके यहाँ शिफ्ट हो गए। तब वहीं से हमने सोच लिया था कि दोनों को खत्म करके सोनाली को उठा लेंगे। इसलिए हमने बबलू के हाथों कट्टा मंगवाया था, लेकिन वो किसी काम का नहीं निकला। कहा नल्ली खरीद लाके साला एक गोली चला के जाम हो जाता। कोई अच्छा सा पिस्तौल का बंदोबस्त भी कर सकते थे। अरे कहाँ से करें बंदोबस्त, माहौल बहुत टाइट है। पर हमको तो गन चाहिए था। एक दिन हमें एक घर के बाहर तो हवलदार देखे, बस उनकी राइफल छीनने का हमने प्लान बना लिया। फिर हमने पता किया उस घर में एक प्रताप नाम के लड़के का मर्डर हुआ था। प्रताप के दोस्त बनके उस घर में एंट्री मारने का सोचा हमने। उस दिन तो हम उन सबसे मिलके आ गए। दीपावली की रात मिठाई देने के बहाने हम दोबारा उनके घर गए। नमस्ते आंटी। नमस्ते दीदी। प्रिया, ये आदित्य और मुकेश है, तेरे प्रताप भैया के दोस्त। ये लीजिए आंटी जी मिठाई, लीजिए। अरे लीजिए ना आंटी जी, दीपावली का त्योहार है, मुंह तो मीठा कीजिए। लीजिए, प्रताप को खुशी होगी। लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए। कांड के बाद हमें पता चला कि आप एक हवलदार पे शक कर रहे थे, लेकिन हमको तो सोनाली के घर पर अटैक करना था। इसलिए अरविंद की बीवी को हमने पीसीओ से कॉल किया था, ताकि आप ये सोच ना पाओ कि वो सब हम दोनों कर रहे थे। तुम जैसे क्रिमिनल जहां पर सोचना खत्म करते हैं ना, हम पुलिस वाले वहां से सोचना शुरू करते हैं, ताकि हम समझ ना पाए। अब सड़ना जिंदगी भर जेल में। प्रताप की फैमिली की हत्या में जहां हम महावीर राणा जैसे अपराधी और लूट करने वाले गैंग की इन्वॉल्वमेंट की थ्योरी बना रहे थे, वहीं निकलकर सामने ये आया कि ये कांड एक सिरफिरे आशिक ने किया। प्रताप का मर्डर महावीर राणा ने ही किया। अगर प्रताप ने प्रिया की तरह हिम्मत करके राणा की धमकियों के बारे में हमें बताया होता तो प्रताप का मर्डर रोका जा सकता था। और ये गलती सिर्फ प्रताप से ही नहीं हुई थी, बल्कि उस बाजार के दूसरे व्यापारियों से भी हुई थी जो चुपचाप राणा को रंगदारी दे रहे थे। प्रताप को खोने के बाद चूक प्रताप की फैमिली से भी हुई। उन्होंने कार्तिक और बबलू पर भरोसा कर लिया, उन्हें प्रताप का दोस्त समझ लिया। उनकी इस चूक और गलतफहमी में छलावे की दस्तक थी, लेकिन उन्होंने ये दस्तक महसूस ही नहीं की और अपनी जान गंवा बैठे। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल दस्तक, मकसद बताना नहीं, बचाना है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें